हेलो डियर। तो जो लोग भी यहाँ पे आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम एएनएम का बेहतर तैयारी कर सके, तो उनके लिए वास्तव में यह चैनल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर आप लोग के लिए डेली बाय डेली 30-30 क्वेश्चन का वीडियो आ रहा है। और यह 30 क्वेश्चन आपके, मैं बता दूं, इस जो आप वीडियो चैनल पे देख रहे हैं इसमें अगर हम 30 क्वेश्चन आपके जो है कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये 30 क्वेश्चन ही सिर्फ कर रहा हूँ। इस 30 क्वेश्चन में आपको करने पर 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं अंदर में, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग देखिए, इसी प्रकार से लॉजिकल और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तो आप एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे और आप एक पोस्ट अपना जो है पक्का कर पाएंगे। समझ गए? अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं आपको जॉब दिला सकता है। सही बातें है। बहुत सारे चैनल पर पेड क्लास चल रहे हैं। पेड क्लास के लिए, बेहतर क्वेश्चन के लिए कहेगा पेड क्लास पर ज्वाइन कीजिए मात्र इतना में, मात्र इतना में। लेकिन यहाँ पे एकदम फ्री है। आइए पढ़िए। और ये सब प्रश्न को खुद से भी कभी भी कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा nursingyan.com, वहाँ से आके जाकर आप लोग वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी लोग एएनएम के कैंडिडेट है, बिहार में जो अभी बड़ी वैकेंसी की एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका तैयारी करते हैं तो जियो जान लगा दीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत दिनों के बाद ही वैकेंसी आएगा। इतना बात ध्यान में रख लीजिएगा। समझ गए ना? तो बहुत बड़ी मौका है, मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। जहाँ से हो सके, जैसे हो सके, अभी दिन रात पढ़िए। समझ गए? चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज का 23वां नंबर का वीडियो। इससे पहले हम लोग जो है 22 वीडियो कर चुके हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न के साथ अच्छे से समझेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो जो भी लोग हैं कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे सामने में है। कहता है बीसीजी के टीके का जो मात्रा है वह कितना होता है? तो जो जन्म के समय जो दिया जाता है ना, वह 0.1 ml ही होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो बीसीजी का जो टीका होता है आप लोग को पता है बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। यह जो है टीबी से बचाता है। समझ गए? और इसका जन्म के समय जो मात्रा होता है 0.1 ml होता है। ओके, कहता है भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा क्या कहलाता है? माय डियर, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो पता होगा कि जो भोजन खाते हैं हम लोग, अगर उसके अलावा कोई और वस्तु को खाने का इच्छा होता है, डिजायर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिक्स नहीं कहते हैं। फोबिया मतलब डर होता है। समझ गए? और इनको प्रेसिस नहीं होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ गए? हमारा राइट आंसर पाइका होगा। पाइका जो कि एक अप्राकृतिक वस्तुओं को खाने की इच्छा होती है, जैसे बच्चे में मिट्टी खाना, चौक खाना, ठीक है ना, राख जिसको बोलते हैं वो खाना, डस्ट, ये सब जो होता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे प्रश्न है, कौन सी दवा टीबी नाशक नहीं है? मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कहता है कौन सी दवा टीबी का नाश नहीं करता है, मतलब टीबी को ख़त्म करने वाला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं आईएनएच है, क्योंकि आईएनएच को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोनियाजाइड कहते हैं। आइसोनियाजाइड कहते हैं, यह हमारा है। समझ गए? रिफाम्सिन भी हमारा टीबी को नाश करने वाला है, यह भी सही है। समझ गए? लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जो दवा यहाँ पे नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को कहता है इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल भी टीबी को नाश करता है, लेकिन रेनिटाइडिन यह टीबी को नाश नहीं करता। यह एक जो है एंटासिड ग्रुप का दवाई है, जो हार्टबर्न गैस वगैरह के रूप में काम करता है। समझ गए? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा, चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं, जो हमारा किसके कारण होता है? रूबेला वायरस। गलत, रूबेला वायरस से रूबेला होता है। बॉर्डोटेला पर्टुसिस, यह पर्टुसिस को करने वाला बैक्टीरिया होता है। कॉरिनम बैक्टीरिया के द्वारा हमारा टिटनस रोग होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? कोरिने बैक्टीरिया जो है इसके कारण टिटनेस होता है। समझ गए? बोर्डोटेला पर्टुसिस रहेगा तो इसके कारण जो है कुकर खांसी, वूपिंग कफ होता है, पर्टुसिस जिसको कहते हैं। रूबेला वायरस के कारण रूबेला संक्रमण होता है, जबकि वेरिसोला जोस्टर विषाणु के कारण चिकन पॉक्स होता है। ओके, याद रखिएगा अच्छे से, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कहता है बच्चे में जन्म के समय जो होता है वजन, वो वजन आगे चल के कितने दिन में 2 गुना हो जाता है? मान गए बच्चा जन्म के समय अगर 3 kg का है,
जन्म लिया है तो 3 केजी का है, तो कितने महीने में या कितने समय में वह अपने वजन जन्म के समय के वजन का दोगुना हो जाएगा, यानी 6 केजी का हो जाएगा। कितने समय में? तो 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, दूसरे महीने। तो राइट आंसर 5वां महीना में बच्चा जो है अपने जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। ओके, आगे चलिए। छठा नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब हम लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है, समझ गए। बायोलॉजी में जीव जंतु का अध्ययन होता है, बोटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है। तो उसी प्रकार से जो जनसंख्या है, जो पूरे विश्व में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? हेल्थ स्टैटिक कहते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं, डेमोग्राफी या नॉन ऑफ एबोव। तो डेमोग्राफी जो है जनसंख्याकी होता है, जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, समझ गए। आगे है आरसीएच। आरसीएच जो प्रोग्राम होता है, यह जो है इसका मुख्य कार्यक्रम में मुख्य भाग कौन सा है? आरसीएच का फुल फॉर्म जो होता है वह रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, समझ गए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है आरसीएच का फुल फॉर्म। आपको कमेंट में बताना है आरसीएच प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, कमेंट में बताइए। जो लोग पढ़ते हैं जरूर बताएंगे, समझ गए। आरसीएच का मुख्य काम क्या है? चूँकि यह एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो इसका मुख्य काम इसमें कौन कौन सा है बताना है। टीकाकरण, यह भी मुख्य काम है इसका। ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, देखभाल, यह भी जो है इसका काम है, बात सही है। अनिवार्य नवजात के देखभाल, यह भी काम है, यानी यह माता और बच्चा दोनों का काम देखभाल करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव केयर मतलब प्रसव के दौरान भी देखभाल में इसका भूमिका रहता है। टीकाकरण में भी इस कार्यक्रम का भूमिका है, यानी सभी के सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कहता है कि आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? तो मैं न जाने कितना बार पढ़ा चुका हूँ कि जो आशा है, यह आशा का जो काम होता है, समझ गए ना। ये आशा का काम जो होता है, आपको पता है कि गांव में हेल्थ को जो है, स्वास्थ्य को जो है क्या करना, प्रचार प्रसार करना, लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा देना, बहुत सारे काम होता है। तो ये आशा का काम परिवार नियोजन में भी भूमिका निभाती है, समझ गए ना। लोगों को ले जाकर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाती है और उसका प्रसार करवाती है, समझ गए। तो आशा हमारा किसका है? तो आशा आप लोग को पता है NRHM है, समझ गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत ही आशा की नियुक्ति किया जाता है, समझ गए। और आशा पद को शुरू भी किया गया इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है NRHM, यही राइट होगा। ओके, आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, ग्राम सभा का न्यायिक अंग कौन होता है? मतलब गांव में जो सभा या गांव का जो न्यायिक अंग होता है वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे सरपंच जो है वह एक प्रशासनिक रोल में होता है, और वही जो है न्याय पंचायत न्याय करता है। अगर किसी को छोटी मोटी अगर मुकदमा पहले करना होता था, पहले वह पंचायत में अपने सरपंच से जाकर ही जो है इसके बारे में पूछताछ करता था कि हम आगे जाएं, आप लिख कर दीजिए। तो वही न्याय पंचायत होता है। ओके, कहता है साधारण एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिक कितने उपकेंद्र होते हैं? मीन्स एक PHC है, समझ गए, एक PHC है। एक PHC के अंदर कितने जो है सब सेंटर होते हैं, इसको बताना है, समझ गए। सबसे पहले समझिए, PHC प्राथमिक हेल्थ के जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। PHC कितने के जनसंख्या पर होते हैं? तो 20,000 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पे होता है। 20,000 के जनसंख्या वहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो, आदिवासी क्षेत्र हो, तो वहाँ पे जनसंख्या कम रहता है ऑलरेडी, तो इसलिए वहाँ पे 20,000 के जनसंख्या पर होंगे। मैदानी क्षेत्र के जनसंख्या ज़्यादा होता है, जो मैक्सिमम लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्र में ही। बिहार उत्तर प्रदेश से तो मैक्सिमम मैदानी क्षेत्र ही है। तो ऐसे में 30,000 के जनसंख्या पर एक PHC होता है। ओके, रही बात, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो PHC होता है, इस पर कितना जो है आप लोग को लगभग 15 जो है आपके स्टाफ कार्य करते हैं PHC पर। ओके, PHC, अब ये चीज़ें जान गए। PHC, अब एक PHC आप लोग को पता है सब सेंटर के बारे में। सब सेंटर के बारे में जानिए। सब सेंटर जो होता है 3,000 से लेकर
3000 से लेकर 5000 के जनसंख्या पर सब सेंटर होता है। अब आप लोग गुना कर दीजिए, इसमें दोनों में 6 से गुना कीजिए तो एक हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा आपका 30। समझ गए? यानी 18 से 30,000 हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझे, 20 से 30,000 तो है पीएचसी का, इतना पर एक पीएचसी होता है। लेकिन एक सब सेंटर 3 से 5,000 के जनसंख्या पर होता है, तो कितने सब सेंटर हो जाएगा जो एक पीएचसी के बराबर हो जाएगा? तो 6 से गुना कीजिए तो लगभग 18 से 30,000 हो जा रहा है। तो यही 6 सब सेंटर एक पीएचसी के अंदर में होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िए, तो बहुत चीज़ें के नॉलेज आपको हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपके सामने। समान वयस्क का मतलब एक नॉर्मल जो आपके एडल्ट है उसका शारीरिक तापमान टेम्परेचर, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? पता होनी चाहिए आपको, सबको पता होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, पता है। समान वयस्क की नाड़ी दर, पल्स रेट अब यहाँ पे पूछ रहा है, समझ गए? तो ये भी आपको पता है 72 पर मिनट होता है। समझ गए? ऐसे नॉर्मली आप लोग को पता है कि अगर पल्स रेट अगर 60 से कम हो जाता है तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, पता है ना। अगर यही पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है तो टेकिकार्डिया हो जाता है। समझ गए? अच्छे से पढ़िए। इसी को तीव्र हृदय धड़कन कहते हैं, मंद जो है क्या कहते हैं, नाड़ी दर कहते हैं। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी अगर 70 से लेकर 90 के बीच में है तो इसको नॉर्मल माना जाता है, इसलिए हम नॉर्मल 72 मान के चलते हैं। तो एक बताना हो तो 70 से 72 राइट आंसर। कहता है समान वयस्क की समान श्वसन गति कितनी होती है? अब नॉर्मल रिस्पायरेशन पूछ रहा है, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, अब रिस्पायरेशन है, ये सब वाइटल साइन है। समझ गए? ये सब क्या है? हमारा वाइटल साइन है, ध्यान में रखिएगा। वाइटल साइन जैविक चिन्ह कहते हैं। अब हमें श्वसन के रिस्पायरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो रिस्पायरेशन की बात होगी नॉर्मल तो 16 से 18 के बीच में इतना होता है। ऐसे 16 से जो है 18 नॉर्मल होते हैं। समझ गए? तो ए देख लीजिए, 16 से 18, 16 राइट आंसर होगा। समझ गए? एक बताना होगा तो हम 16 ही बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे यहाँ पे है, अच्छा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न आया। थर्मामीटर में तापमान का लो सबसे लो तापमान कितने इंगित रहता है? अब आप लोग को इसके लिए थर्मामीटर देखना पड़ेगा। इसके लिए थर्मामीटर देखना पड़ेगा। थर्मामीटर जब आप देखिएगा टेम्परेचर चेक करने वाला, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो है शुरू रहता है और हाई पर जाता है। समझ गए? तो एक साइड रहता है 94 और एक साइड रहेगा 108। समझ गए? किसी किसी में 95 रहेगा और 110 रहेगा। समझ गए? देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अगर 94 रहेगा तो 94 मारिएगा, अगर न्यूनतम पूछेगा तो। समझ गए? अधिकतम पूछेगा तो अगर 108 रहेगा सबसे अधिक फ़ारेनहाइट में तो ये मारिएगा। अगर 95 है तो 95 ही सबसे लो रहेगा, अगर ये सबसे ज़्यादा है तो यही होगा। समझ गए? अपना ऊपर है इसको। ओके, थर्मामीटर का उच्च स्तर वही है। इस यहाँ पे 100 अगर यहाँ पे जो देख लीजिए 108 है तो हमारा 108 भी सही होगा, 110 भी सही होगा। समझ गए? चूँकि यह थर्मामीटर के ऊपर है, अब जो है 110 जो है फ़ारेनहाइट हाईएस्ट देता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। स्पंज बाथ मतलब स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? चूँकि हम लोग जानते हैं स्पंज बाथ जो होता है उसमें पानी को हल्का वार्म करके, गर्म करके थोड़ा सा जो है हम उसको क्या करते हैं कि व्यक्ति को स्नान करवाते हैं, स्पॉन्ज करवाते हैं। समझ गए? तो इसके लिए जो टेम्परेचर होती है आपके सामने में है, देख सकते हैं 110 से 15 फ़ारेनहाइट। समझ गए? ये फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में मत समझ लीजिएगा। समझ गए? निम्न में से कौन सा दबाव बिंदु है? दबाव प्रेशर पॉइंट पूछ रहा है कि कौन सा है? एस्केपुला, एल्बो, ईयर, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कोहनी भी दबता है, कान भी एक साइड से दब जाता है जब आप एक कर होकर सोइएगा तो, और एस्केपुला होता है यह भी जो है आपका दबता है। तो ये सब के सब प्रेशर पॉइंट है, और जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ बिस्तरी घाव होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। समझ गए? और सारे हैं, हिल है, बटक है। समझ गए? तो ये सब भी प्रेशर पॉइंट हैं। उसके बाद है, कहता है बिस्तरी घाव की रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे?
कहता है बिस्तर बर्न, बिस्तरी घाव को ही कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बेड सोर कहते हैं। बेड सोर के रोकथाम के लिए क्या क्या करेंगे? प्रति 2 घंटे शरीर का स्थिति बदलेंगे, बात सही है। शरीर को नम रखेंगे, गलत, नमी से और घाव होगा। शरीर को रगड़ कर साफ करना चाहिए, गलत, इससे भी घाव होगा। रोगी को बिल्कुल न हिलाना, यह भी गलत है। तो इसलिए हमारा ऊपर वाला सही है, प्रत्येक 2 घंटा में स्थिति को चेंज करेंगे। ओके, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कहता है बैरियर नर्सिंग। देख लीजिए, बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे बताना है। बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है? ओके, तो बैरियर नर्सिंग को हम लोग अवरोधक या बाधा नर्सिंग कहते हैं इसी को। इसका मतलब होता है कि रोगी द्वारा, समझ गए, नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण से बचाने के उपाय। अब बैरियर नर्सिंग का मतलब होता है कि रोगी को भी यह ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ, हमारे साथ हमारे देखने वाला यानी नर्स भी है, तो उसको भी हम जो है संक्रमण से बचाएं, ऐसा उपाय करें। और नर्स को भी ये समझना पड़ता है कि हमारे पास जो है कोई मरीज है, तो उसको भी जो है संक्रमण से कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए जो भी उपाय होता है वही बाधा नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग कहलाता है। यानी रोगी द्वारा भी नर्स को ध्यान रखा जाता है संक्रमण का, और नर्स के द्वारा भी जो है ध्यान रखा जाता है संक्रमण से बचाने के लिए। तो यही जो है हमारा बैरियर नर्सिंग कहलाता है। ओके, आगे है यहाँ पे देखिएगा, यदि व्यक्ति का रक्तचाप 135/80 mmHg है तो उसका नाड़ी दाब बताएं। समझ गए? अगर किसी पेशेंट का रक्तचाप 135/80 है, जबकि आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल 120/80 होता है, समझ गए, ये नॉर्मल होता है। तो हमें पल्स रेट निकालना है, तो ये दोनों में अंतर जितना होगा वही हमारा पल्स रेट लगभग हो जाएगा। समझ गए, लगभग में तो कितना होगा, घटा लीजिए 55, तो 55 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 55 mmHg। समझ गए? लेकिन ये जो नाड़ी दाब होता है ना, नाड़ी दाब, पल्स प्रेशर, यही होता है। समझ गए, याद रखिएगा। उसके बाद है, दर नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाड़ी दबाव पूछ रहा है, दर नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कहता है 5 से 6 महीने पर शिशु को दिए जाने वाले संपूरक आहार को क्या कहते हैं। अब आप लोग को पता होगा, मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ कि 5 से 6 महीने पर बच्चे को जो संपूरक आहार दिया जाता है उसे हम लोग वीनिंग कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं? वीनिंग कहते हैं। वीनिंग का अर्थ होता है कि जब बच्चा का उम्र 5 से 6 महीने का हो जाता है तो उसको स्तनपान छुड़ाया नहीं जाता है, स्तनपान प्लस में थोड़ी थोड़ी भोजन ऊपर से देना शुरू किया जाता है। जो भी भोजन बच्चे को अच्छे से पच सके, इस प्रकार के भोजन, स्तनपान भी चलता रहेगा और कुछ कुछ हल्का हल्का भोजन बच्चे को ऊपर से भी दिया जाता है। तो उसी को बीनिंग कहते हैं, यानी स्तनपान के साथ में ऊपरी आहार देना ही बीनिंग कहलाता है। स्तनपान छुड़ाना बीनिंग नहीं कहलाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 22 है, इनमें से किस स्थिति को रिकवरी स्थिति कहते हैं। रिकवरी स्थिति इनमें से कौन सा है? डोर्सल रिकुम्बेंट, फाउलर पोजीशन, सिम्स लैटरल और लिथोटोमी। तो माय डियर, पता है लिथोटोमी महिलाओं को जननांगों को परीक्षण या डिलीवरी कराने के उपयोग आता है। फाउलर पोजीशन श्वसन से पीड़ित रोगियों के लिए। समझ गए? सिम्स पोजीशन जो होता है यह आपके रिकवरी पोजीशन बहुत अच्छा होता है, तो यही राइट आंसर होगा। ओके, सिम्स लैटरल। वह दवाएं जो संवेदनहीनता करती है उन्हें क्या कहते हैं? संवेदनहीनता का मतलब होता है कि व्यक्ति को संवेदनहीन कर दे। संवेदनहीन का मतलब होता है कि कोई चीज़ों का अनुभव न कर पाना। समझ गए, वही संवेदनहीन होता है। यानी बेड पर अगर चूहा लेट रहा है, आपके शरीर पर कूद रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा, या कोई चींटी आपको काट ले उससे भी पता नहीं चलेगा, तो वही संवेदनहीनता हो जाता है। तो ये कब होता है? जब आपके बॉडी में सुन्नपन लगता है, तो आपको कोई भी कुछ करेगा, मारेगा, पीटेगा, काटेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, तो वही संवेदनहीन होता है, सुन्नपन होता है। समझ गए? तो यह एनेस्थेटिक वाले दवा होते हैं। एनेस्थेटिक दवा को ही हम लोग निश्चेतक कहते हैं, और यह संवेदन को उत्पन्न करता है, संवेदनहीनता को। ओके, 24 नंबर का प्रश्न है, पैरासीटामोल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक है। मीन्स यह दर्द को भी कम करता है और बुखार को भी कम करता है, इसीलिए इसे दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, आगे है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP का फुल फॉर्म होता है, डॉट्स के साथ में पुनः किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
पुनः प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसे रिवाइज कहा जाता है, क्योंकि पहले जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू था, रिवाइज हुआ आपके 1997 में। तो 1997 में डॉट्स के साथ में RNTCP फिर से आया। ओके, पल्स पोलियो टीकाकरण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो माय डियर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पल्स पोलियो टीकाकरण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, इस चीज़ को आपको बताना है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं किस वर्ष में शुरू हुआ। तो पल्स पोलियो जो टीकाकरण है 1995 में शुरू किया गया पोलियो के विरुद्ध में। बहुत ही अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम पढ़ा चुके हैं कि पोलियो फ्री भारत को कब घोषित किया गया है। ठीक है, बताना है, अच्छा प्रश्न है। पोलियो फ्री भारत को कब घोषित किया गया, बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। सबके लिए स्वास्थ्य किस सम्मेलन का परिणाम है? मतलब किस सम्मेलन में, किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सबके लिए स्वास्थ्य, किस में? वार्षिक WHO, आलमा आटा, वार्षिक UN और उपरोक्त सभी। तो आपको पता है, हम पढ़ाए भी है। आलमा आटा के सम्मेलन में सबके लिए स्वास्थ्य के जो है नारा दिया गया। जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता सरकार कौन सा होता है? तो जिला स्तर पर जो स्थानीय, जो वहाँ जिला के स्तर पर जो स्वायत्ता सरकार के ओर से जो अपना एक अलग जो होता है वह जिला परिषद होता है, समझ गए? या कोई आपके जो है सरकारी पद जो है नहीं होता है, समझ गए? यहाँ पे जिला परिषद कोई DM SP थोड़ी ना होता है, यह चुनाव जीत के जाते हैं सरकार के तरफ से, समझ गए? तो सरकार के पार्टी की ओर से होते हैं ये जिला परिषद, समझ गए? तो ये जो है स्थानीय स्वायत्ता सरकार के तौर पे जिला परिषद होते हैं, जिला में, जिला स्तर पर। ओके, तो ये याद रखिएगा। कहता है कोयले की धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग कौन सा है? व्यावसायिक रोग का मतलब होता है कि जो काम उम करने से जो बीमारी हो जिस भी इंडस्ट्रीज में, वही जो है व्यावसायिक रोग होता है। जैसे रुई के धूल से भी रोग होता है, समझ गए? अलग अलग व्यवसाय में जो है रोग होता है। तो कोयले के खान में काम करने से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है, एस्बेस्टोसिस, बैगोसिस, एंथ्रासिस, सिलिकोसिस। तो आपको पता होगा कि कोयला का अच्छे किस्म जो है वह एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट। और उसी एंथ्रासाइट के नाम पर एंथ्राकोसिस बना है। तो ये एंथ्राकोसिस कोयले के खान में काम करने से यह रोग होता है, एंथ्राकोसिस। और यह हमारा आज का 29 प्रश्न लास्ट था, जिसको मैंने आज करा दिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना सीखने को मिला या नहीं सीखने को मिला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।